Hi, welcome to NEET Now, your NCERT destination. Today, we are going to talk about factors affecting enzyme activity. ऐसे कौन से factors हैं जो enzyme activity को hamper करते हैं? ये कई बार आपके NEET में क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से कि क्वेश्चन दिया है, 2-3 फैक्टर्स दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं. तो अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया, you'll be able to answer such kind of क्वेश्चन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि नोटिफिकेशन आए, बेल आइकन दबाइए. सी, जो आपकी एंजाइम्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि अगर इनको एक वर्ड में मुझे डिस्क्राइब करना हो तो वर्ड होगा स्पेसिफिक. ठीक है, द वर्ड वुड बी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब बहुत पर्टिकुलर होती हैं ये एंजाइम्स. पर्टिकुलर क्यों कह रही हूं मैं? जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर हम अपनी रियल लाइफ का एग्जाम्पल लें कोई, या फिर रूटीन लाइफ का, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं. हर चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए, उनके आसपास की चीज़ें उनके हिसाब से चेंज होनी चाहिए. तो यहाँ पे आपकी जो एंजाइम्स होती हैं ये भी बहुत स्पेसिफिक होती हैं, बहुत टिपिकल सी होती हैं. बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होगा. सबसे ज़्यादा अगर ये किसी चीज़ से अफेक्ट होती हैं तो वो है हीट. अच्छा, हीट से क्यों होती हैं? क्योंकि एक्चुअली हम अगर एंजाइम्स की बात करें तो ये मेजरली आपके प्रोटीन्स होते हैं. मेजरली आपके क्या होते हैं? प्रोटीन्स. एंड प्रोटीन्स अगर बहुत ज़्यादा हीट किए जाते हैं तो दे बिकम डीनेचर्ड. डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो एंजाइम्स होती हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होती हैं. मतलब अगर आपने इनफैक्ट प्रोटीन्स भी अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करते हो, जैसे कुकिंग में होता है, राइट? आप प्रोटीनेशियस फूड को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हो. प्रोटीनेशियस फूड जो होता है वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एक्सेसिव हीटिंग की वजह से इट गेट्स डीनेचर्ड. डीनेचर्ड का मतलब क्या है कि जो उसका आप कह सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से डिमिनिश हो जाता है, वो खराब हो जाता है. सो इसीलिए एंजाइम्स जो होती हैं वो भी बहुत टिपिकल होती हैं. मेजर फैक्टर्स अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि आपका पीएच, टेम्परेचर कहा मैंने, पीएच नेक्स्ट की बात करूं, पीएच भी बहुत टिपिकल होना चाहिए. नेक्स्ट टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं कि ये एक्चुअली वो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एंजाइम्स को, एंड दैट इज वेरी ट्रू. टेम्परेचर, पीएच बहुत टिपिकल होना चाहिए. एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पेप्सिन की, राइट? हमें पता है पेप्सिन कहाँ मिलती है? पेप्सिन मिलती है हमारे स्टमक में. अब स्टमक की अगर हम पीएच की बात करें, क्योंकि वहां पे HCl होता है तो वहां पे एसिडिक पीएच होता है. पेप्सिन बहुत अच्छे से वहां पे काम करेगी, जो भी इसका ब्रेकडाउन है ऑफ योर प्रोटीन्स प्रॉपरली होगा. बट अगर मान लीजिए मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्सिन को डाल देती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि पेप्सिन यहां भी प्रोटीन्स को तोड़ देगी, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये क्यों होगा? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका बाइल आ जाता है लिवर से, और जिसकी वजह से जो इसका पीएच होता है वो अल्कलाइन हो जाता है. ये अल्कलाइन होता ही इसीलिए है क्योंकि जो आपकी पैनक्रियाटिक जूसेस में एंजाइम्स हैं, राइट? जो आपकी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन पीएच में एक्ट करेंगी. तो इसीलिए इसका जो पीएच होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट होता है, वो आपका अल्कलाइन होना जरूरी है. अब इसी में यहाँ पे जैसे लाइपेज है, अगर मैं लाइपेज को उठा के स्टमक में ले आऊं, अगर मैं लाइपेज को उठा के स्टमक में ले आऊं, कोई काम नहीं होगा. ठीक है, फैट्स तो वैसे भी ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली आपके
इमल्सिफिकेशन नहीं होगा यहाँ पे। बट जो आपकी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उनको अल्कलाइन पीएच चाहिए। अगर उनको अल्कलाइन पीएच नहीं मिलेगा, जो फर्दर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो नहीं हो पाएगा। अगर आपकी एसिडिक एंजाइम्स हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो आपका जो भी ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एंजाइम्स हैं दे आर वेरी पीएच स्पेसिफिक। उनका एक टिपिकल पीएच है, वो उसी पे एक्ट करेंगी, और जिस पीएच पे वो एक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम। और ये डिपेंड करेगा कि वो एंजाइम कैसी है। तो जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो ये होता है कि उस एंजाइम के लिए बेस्ट हो, वो एंजाइम बेस्ट तरीके से एक्ट करे, राइट। नेक्स्ट हमने फैक्टर की बात की, टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी हमारी एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम होना चाहिए। जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जनरली एंजाइम्स के लिए, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर है ये बहुत टिपिकल है। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है, तो एंजाइम्स एक्टिवेट ही नहीं होंगी। अगर 15 डिग्रीज है, 18 डिग्रीज टेम्परेचर है, वो एक्टिवेट ही नहीं होंगी। एंड अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा जाता है तो दे विल बी डीनेचर्ड। क्या हो जाएंगी? डीनेचर्ड। सो इसीलिए जो एक टेम्परेचर हो गया या जो पीएच हो गया, ये बहुत टिपिकल रोल प्ले करते हैं इन एंजाइम्स में, और कहीं ना कहीं बहुत आप कह सकते हो कि एंजाइम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, राइट। हेंस इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका पीएच और टेम्परेचर दोनों मेंटेन किया जाए। अगर हमने इनके ग्राफ देखे तो कुछ इस तरीके से थे कि जैसे पीएच राइज हुआ फिर डिक्लाइन हो गया, क्योंकि पीएच ज्यादा हो जाएगा तो भी दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। एंड आपका टेम्परेचर के लिए भी सेम है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्टिविटी बढ़ेगी, बट एक टाइम के बाद टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तब भी एक्टिविटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, राइट। तो ये है आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच होने के रीजन। सो दीज आर टू फैक्टर्स जो आपके एंजाइम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है आपके सबस्ट्रेट से रिलेटेड। इस केस में भी आपकी एंजाइम्स जो होती हैं बेटा बहुत स्पेसिफिक होती हैं। वो टिपिकल सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करेंगी। अगर सलाइवरी अमाइलेज है वो ग्लूकोज पे ही, स्टार्च पे ही एक्ट करेगी, वो आपके फैट्स पे या प्रोटीन्स पे एक्ट नहीं करेगी। सबस्ट्रेट हर एक एंजाइम के लिए फिक्स होता है। और एक और चीज है, जब इस सबस्ट्रेट पे लेट अस से कोई भी एंजाइम एक्ट करेगी, राइट, कोई भी एंजाइम, तो जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आपका हमेशा सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार हमने ये किया तो दूसरा एंड प्रोडक्ट मिल गया, या हमने कभी ये मतलब एक्स्ट्रा अलग किया तो अलग मिल गया। नो, सबस्ट्रेट सेम, टिपिकल, एंड प्रोडक्ट भी आपका हमेशा सेम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं और उनका एक्शन नहीं होने देते, उनका जो भी एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होने देते। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे यू आर स्टॉपिंग, और अगर हम कहें प्रिवेंटिंग एन एंजाइम फ्रॉम फंक्शनिंग, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए हमारे पास बहुत टिपिकल वर्ड है एंड दैट वर्ड इज इनहिबिशन। क्या है वर्ड? इनहिबिशन, ठीक है, रोक देना। इनहिबिट करना यानी रोक देना, प्रिवेंट करना, स्टॉप कर देना, तो वो रुक जाता है। और ऐसा एजेंट या ऐसा केमिकल जो ये चीज करेगा उसको हम कहेंगे इनहिबिटर। क्या कहेंगे? इनहिबिटर, राइट। तो ये है वो चीज जो आपकी एंजाइम को रोक रही है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज और है, कॉम्पिटिटिव
इनहिबिटर। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? सी, हमारी बॉडी में अधिकतर जो चीजें होती हैं जहां पे केमिकल्स, हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक लॉक एंड की मॉडल पे होती हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो कहीं टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, ये क्या होता है? बिल्कुल, लॉक एंड की मॉडल क्या होता है ना कि ये कई सारी चीजों पे एक्ट करता है। अभी आपको छोटी क्लासेस में ये नहीं बताया जाएगा, बट जब आप कोर्सेज करोगे अपने मेडिकल कोर्सेज, तब ये धीरे धीरे आता है। कोई भी चीज अगर उसको एक्शन दिखाना है तो उसको अपने टिपिकल रिसेप्टर पे जाना होता है। जैसे ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, उसी तरीके से हर चीज के रिसेप्टर्स होते हैं, और वहां जब वो केमिकल आएगा तो वो एक्शन दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। अब मैंने कहा कि जो सबस्ट्रेट है उसके लिए एंजाइम बहुत टिपिकल है, बिल्कुल है ना। अब यहाँ पे कभी कभार सबस्ट्रेट के कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं जो स्ट्रक्चर में थोड़े से सिमिलर होते हैं और वो उसका वर्क ले जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स का नहीं दे रही हूं, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि मान लीजिए आपको कहीं पेन हो रहा है। पेन पता है कब होता है? पेन का एक रिसेप्टर होता है, मान लीजिए कि वो इस तरीके से है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे केमिकल आके फिट हो जाएगा। जब ये लॉक एंड की पूरा प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेन ऐसे काम करता है। पेन किलर्स क्या करते हैं? पेन किलर्स सिमिलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट वो यहाँ आके पहले ही बैठ जाते हैं ताकि इसका जो एक्शन है वो नलिफाई हो जाए। तो जब वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो हमें पेन होगा ही नहीं। इस तरीके से पेन किलर्स काम करते हैं। यही आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी करते हैं। जैसे कि आपके इसमें दिया है सक्सिनेक डिहाइड्रोजनेज का एग्जाम्पल, राइट, कि ये किस पे एक्ट करती है? सक्सिनेट पे। बट हमारे पास एक और मिलता जुलता स्ट्रक्चरली सबस्ट्रेट है, मैलोनेट, राइट, वो आ जाता है तो आपका सक्सिनेट जो है उस पे काम नहीं कर पाती है, इधर आ जाती है, एक्शन होता नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और इसको मैलोनेट को हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, राइट। सो ये कुछ फैक्टर्स थे दैट एक्चुअली अफेक्ट योर एंजाइम एक्टिविटी। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, बट टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आप कमेंट करेंगे आपको कौन से चैप्टर्स के या कौन से वीडियोस चाहिए, आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी मोर देन यू कैन से एक्साइटेड टू मेक देम, ताकि आपकी हेल्प हो पाए। कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।